हेलो गाइस, लेखांकन शब्दावली की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको हमने पीछे कुछ लेखांकन शब्दावलियों पर चर्चा की थी आपके साथ। पिछले वीडियोस में कुछ लेखांकन शब्दावली पर हमने आपके साथ चर्चा की थी। आज कुछ और सब लेखांकन शब्दावलियों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आज के लिए अगली जो शब्दावली हम प्रयोग करने जा रहे हैं वो है परचेज। परचेज को क्या कहा जाता है? परचेज का अर्थ होता है क्रय करना। परचेज को कहते हैं क्रय करना। अब इस क्रय का अर्थ क्या होता है? देखिए, क्रय का मतलब है खरीदना। अब हम किसे खरीदते हैं? व्यापार में हम क्या खरीद सकते हैं सर? व्यापार में या तो हम क्या खरीदेंगे सर? व्यापार में या तो हम कोई संपत्ति क्रय कर सकते हैं या फिर माल क्रय कर सकते हैं। माल का अर्थ क्या होता है? जिस वस्तु का पुनः विक्रय करने के लिए हमने क्रय किया हो, या किसी वस्तु को कच्चे माल के रूप में जिससे उत्पादन करना हो, उत्पादन हेतु कच्चा माल हमने क्रय किया हो, तो उसे भी माल की श्रेणी में रखा जाता है। और पुनः विक्रय के लिए हमने कोई निर्मित माल क्रय किया हो तो उसे भी माल कहा जाता है। तो व्यापार में किस चीज को क्रय किया जाता है? संपत्ति को, माल को और सेवाओं को। इन तीन चीजों को हम व्यापार में क्रय कर सकते हैं। तो सेवाओं को क्रय करना हमारे व्यापार के लिए क्या होता है सर? ये खर्चे होते हैं हमारे व्यापार के। जबकि माल और संपत्ति में हम कंपेयर करें तो माल जब हम क्रय करते हैं तो माल क्रय करने के लिए हम इस परचेज वर्ड को यूज करेंगे, परचेज शब्द को प्रयोग करेंगे जब माल खरीदेंगे तब। लेकिन अगर हम संपत्ति खरीद रहे हैं तो संपत्ति को खरीदने के लिए इस परचेज शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, संपत्ति का नाम प्रयोग में लाया जाएगा। तो यहां क्रय शब्द का अर्थ क्या होगा सर? क्रय शब्द का अर्थ होगा परचेज शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग माल क्रय हेतु किया जाता है। माल क्रय या माल खरीदने हेतु, खरीदने पर किया जाता है। किस लिए किया जाता है सर? जब माल खरीदेंगे, खरीदने पर किया जाता है, ना कि कोई संपत्ति क्रय करने पर। संपत्ति का अर्थ जो वस्तुएं व्यापार में उपयोग के लिए खरीदी जाती हैं वो संपत्तियां होती हैं। जो वस्तुएं व्यापार में या तो पुनः विक्रय के लिए या कच्चे माल के रूप में या उनको उत्पादन करने के उद्देश्य से क्रय किया जाए वो माल होती है। तो यहां माल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? माल का अर्थ यहां पे होगा पुनः विक्रय के उद्देश्य से क्रय की गई वस्तुएं, क्रय की गई वस्तुएं ये माल होंगी। इसके अलावा उत्पादन हेतु, उत्पादन कार्य हेतु, अगर मान लो आपकी कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री में आप किन्हीं वस्तुओं का निर्माण करके फिर उनका विक्रय करते हैं, तो उत्पादन कार्य हेतु कच्चे माल के रूप में, माल के रूप में क्रय की गई वस्तुएं, क्रय की गई वस्तुएं ये माल कहलाती है। तो माल की श्रेणी में दो प्रकार की वस्तुएं आती है। एक वे वस्तुएं जो पुनः विक्रय के उद्देश्य से निर्मित वस्तुएं क्रय की जाती हो, या फिर कोई ऐसी वस्तुएं जो कच्चे माल के रूप में हमने उत्पादन करने हेतु, नई वस्तुओं का निर्माण करने हेतु कच्चे माल के रूप में जिन वस्तुओं को क्रय किया है वो भी माल की श्रेणी में आती है। तो जब भी हम माल को क्रय करते हैं तो हम परचेज शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब संपत्ति को क्रय किया जाता है तो संपत्ति का नाम प्रयोग में लाया जाता है, ना कि परचेज वर्ड को यूज में लाया जाता है। तो परचेज वर्ड सिर्फ किसके लिए यूज लाया जाता है सर? माल क्रय करने के लिए यूज में लाया जाता है। अगली टर्म हम पढ़ेंगे विक्रय। विक्रय, जिसको हम हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेल्स। सेल्स जो शब्द आप प्रयोग करते हैं इसको हिंदी में कहा जाता है विक्रय। और ये विक्रय शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए, जब आपने ये माल क्रय किया था या तो पुनः विक्रय के उद्देश्य से या उत्पादन के लिए आपने कच्चा माल क्रय किया, तो कच्चे माल से जो उत्पादन किया है वो उत्पादन, या जो पुनः विक्रय के उद्देश्य से निर्मित वस्तुएं क्रय की थी वो वस्तुएं,
अगर आप बेच देते हैं तो उसे विक्रय शब्द को, उसके लिए विक्रय शब्द का प्रयोग करेंगे। व्यापार में दो चीजें हम बेच सकते हैं, या तो माल बेच सकते हैं या संपत्ति बेच सकते हैं। कोई पुरानी संपत्ति हमारे पास थी तो पुरानी संपत्ति को बेच दिया। सामान्यतः संपत्तियां व्यापार में उपयोग करने के लिए खरीदी जाती है, लेकिन जब कोई संपत्ति पुरानी हो जाती है तो पुरानी संपत्ति की जगह अपन नई संपत्ति प्रतिस्थापित कर देते हैं, अर्थात एक नई संपत्ति लगाने के लिए पुरानी संपत्तियों को हम अपने व्यापार से हटा देते हैं और हटाई गई संपत्ति उसको हम स्क्रैप के रूप में या रद्दी के रूप में बेच देते हैं। तो बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसे हम विक्रय नहीं कह सकते। तो विक्रय शब्द का प्रयोग पुरानी संपत्ति बेचने से नहीं होगा। विक्रय शब्द का प्रयोग तब होगा जब आप इस माल का विक्रय करते हो। तो विक्रय यानी कि सेल्स, सेल्स शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग माल के विक्रय हेतु किया जाता है। जब आप माल बेचेंगे तो माल बेचने के लिए आप कहेंगे कि हमने विक्रय किया है, लेकिन अगर कोई संपत्ति का विक्रय किया है तो संपत्ति विक्रय करने पर, पुरानी संपत्ति पड़ी थी उस संपत्ति को विक्रय करने पर विक्रय यानी सेल्स शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, उस संपत्ति के नाम को प्रयोग में लाया जाएगा। तो ये दो बातें आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं क्रय, या अपन ने इसकी वापसी की बात करते हैं, क्रय वापसी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, हिंदी में कहेंगे क्रय वापसी। क्रय वापसी शब्द का अर्थ क्या है? जो आपने माल क्रय किया था, यानी पुनः विक्रय के उद्देश्य से आपने या फिर उत्पादन हेतु कच्चा माल क्रय किया हो, अगर जो आपने माल क्रय किया था ये माल आप विक्रेता को वापस लौटा देते हैं, तो क्रय किए गए माल को विक्रेता को वापस लौटाना क्रय वापसी कहलाता है। अर्थात आपने जो माल क्रय किया था किसी भी कारण से, या तो माल आपके नमूने के अनुसार नहीं था, या माल डिफेक्टिव आ गया है, खराब माल आपके पास आ गया हो, या अन्य किसी भी कारण से अगर आपने ये क्रय किया गया माल वापस लौटा दिया है तो उसे क्रय वापसी कहा जाता है। तो क्रय वापसी अर्थात परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग क्रय किए गए माल को वापस लौटाने पर किया जाता है, वापस लौटाने पर किया जाता है। अब ये जो क्रय वापसी है, इसे क्रय वापसी को दूसरे भी एक नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्रय वापसी यानी कि परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को जावक वापसी, जावक वापसी इंग्लिश में कहेंगे रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये दोनों शब्द याद रखने हैं, रिटर्न आउटवर्ड यानी जावक वापसी भी याद रखना है और क्रय वापसी यानी परचेज रिटर्न भी याद रखना है। हो सकता है प्रश्न में कई बार रिटर्न आउटवर्ड शब्द का प्रयोग किया गया हो, कई बार परचेज रिटर्न शब्द का प्रयोग किया गया हो। तो परचेज रिटर्न का अर्थ होता है जो माल आपने क्रय किया था पुनः विक्रय के उद्देश्य से या उत्पादन हेतु, उस माल को आप किसी भी कारण से अपने विक्रेता को वापस लौटा रहे हैं, तो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे परचेज रिटर्न। अगला जो टर्म हम पढ़ने वाले हैं वो होगा सेल्स रिटर्न।
सेल्स का अर्थ क्या था, जब आप माल का विक्रय करते हैं तो उसके लिए आप सेल्स शब्द का प्रयोग करते हैं, विक्रय शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आपने अपने ग्राहकों को जब माल का विक्रय कर दिया हो और किसी ग्राहक ने किसी भी कारण से या तो नमूने के अनुसार माल नहीं हो, या उसे भाव सही नहीं लगा हो, या फिर माल खराब आपने विक्रय कर दिया हो, किसी भी कारण से अगर आपने विक्रय किया गया माल, आपने अपने कस्टमर को, अपने ग्राहकों को जो माल बेचा है, वो माल आपके पास अगर वापस आ जाता है तो उसे विक्रय वापसी कहते हैं। तो यहां पे एक शब्द होगा विक्रय वापसी, यानी कि सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, इसको हम इंग्लिश हिंदी में कहेंगे विक्रय वापसी। तो विक्रय वापसी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है सर? विक्रय वापसी शब्द का प्रयोग किया जाता है विक्रय किए गए माल जब वापस हमारे पास आ जाता है तो इसे हम कहते हैं विक्रय वापसी। तो आप लिखेंगे यहां पे जब व्यवसायी द्वारा विक्रय किया गया माल, विक्रय किया गया माल ग्राहकों द्वारा वापस लौटा दिया जाता है, वापस लौटा दिया जाता है, वापस लौटा दिया जाता है, तो इसे विक्रय वापसी, विक्रय वापसी यानी कि सेल्स रिटर्न्स कहा जाता है। जिस प्रकार हमने परचेज रिटर्न के दो नाम पढ़े हैं, उसी प्रकार विक्रय वापसी के भी दो नाम होंगे। तो आप यहां लिखेंगे अगला पॉइंट, सेल्स रिटर्न यानी विक्रय वापसी, विक्रय वापसी यानी सेल्स रिटर्न को आवक वापसी, आवक वापसी, आवक वापसी क्यों? क्योंकि माल वापस आ रहा है आपके पास। आवक वापसी यानी रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न्स इनवर्ड भी कहा जाता है। तो ये था आपका सेल्स रिटर्न। इसके बाद हम जो अगला शब्द प्रयोग करने वाले हैं, अगली टर्म हम पढ़ेंगे आहरण। अगला शब्द हमें पढ़ना है आहरण। आहरण को इंग्लिश में कहा जाता है ड्रॉइंग्स। अब ये ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है? देखिए, ड्रॉइंग्स या ड्राइंग का मतलब चित्र बनाना नहीं होता है। ड्राइंग का मतलब होता है जब व्यापारी को अपने निजी प्रयोग के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो व्यापारी अपने निजी प्रयोग के लिए जो उसे धन चाहिए वो अपने व्यवसाय से ही लेगा। तो व्यापारी अपने निजी प्रयोग के लिए जिस धन की आवश्यकता हो और निजी प्रयोग के लिए अपने व्यापार से अगर धन निकाल लेता है तो उसे हम आहरण कहते हैं। यानी कि व्यापार स्वामी ने व्यापार में धन लगाया था और अब अपने निजी प्रयोग के लिए धन निकाल रहा है। तो जब व्यापारी अपने निजी प्रयोग के लिए अपने व्यापार से धन निकालता है तो उसे क्या कहा जाता है? आहरण कहा जाता है। तो यहां आहरण का शब्द, आहरण शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? व्यवसायी द्वारा अपने निजी प्रयोग हेतु माल अथवा धन व्यवसाय से निकाल लेना आहरण कहलाता है। आहरण यानी कि ड्राइंग्स कहलाता है, आहरण कहलाता है।
तो देखिए व्यवसायी ने अपने निजी प्रयोग के लिए क्या निकाला, या तो माल निकाल लिया या फिर धन निकाल लिया। सपोज करो कि आपकी एक कपड़े की दुकान है और आपको घर में प्रयोग करने के लिए कपड़े की आवश्यकता हो, तो ऐसा थोड़ी होगा कि आप कहीं और से कपड़ा खरीदोगे। कपड़े की आवश्यकता है तो आप अपनी दुकान से कपड़ा अपने घर के लिए प्रयोग कर लोगे, तो अपनी दुकान से निकालोगे, घर में प्रयोग कर लोगे। तो आपने अपने दुकान से क्या निकाला सर, कपड़ा निकाले, नहीं माल निकाल लिया। अथवा अगर आपको कोई धनराशि की या रुपए की जरूरत हो तो आप रुपए भी अपने व्यापार से अपने निजी प्रयोग के लिए निकाल सकते हैं। तो निजी प्रयोग के लिए अगर माल अथवा धन व्यापार से निकाला जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, आहरण कहा जाता है। आहरण का अर्थ व्यापार से धन निकालना हो गया। तो जब व्यवसायी ने अपने व्यवसाय में धन लगाया था तो उसके लिए हमने पूंजी शब्द का प्रयोग किया था, और यहां व्यवसायी अपने निजी प्रयोग के लिए जब धन व्यापार से निकाल रहा है तो उसके लिए हम क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सर, आहरण शब्द का प्रयोग करें। इसका अर्थ व्यवसायी ने जो धन लगाया था उसमें से कुछ धन अपने निजी प्रयोग के लिए निकाल लिया। इससे व्यवसायी द्वारा लगाए गए धन में क्या आ गई, कमी आ गई, यानी कि जो पूंजी लगाई थी उस पूंजी की राशि में कमी आ जाएगी। तो यहां एक शब्द और लिखेंगे, आहरण करने पर व्यवसायी की पूंजी में कमी हो जाती है, पूंजी में कमी हो जाती है। यानी कि व्यवसाय के पूंजी खाते से हम आहरण की राशि को चार्ज कर लेते हैं तो व्यवसाय की पूंजी कम हो जाती है। और तीसरी बात जो आपको लिखनी है, जो आहरण खाता है किसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी किसका प्रतिनिधित्व करेगा, ये आहरण खाता व्यवसाय के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है। व्यवसाय स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये थी अपनी कुछ लेखांकन शब्दावली। आज इस वीडियो में हम इतनी लेखांकन शब्दावली करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इनके अलावा कुछ और लेखांकन शब्दावलियों पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद लास्ट अपना वीडियो होगा, अगला वीडियो जो भी होगा वो लास्ट वीडियो अपना लेखांकन शब्दावली पे होगा। उसके बाद हम लेखांकन किस प्रकार किया जाता है, लेखांकन के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सारे लेखांकन शब्दावलियों को आप अच्छे से याद करिए। उसके बाद हम अगले वीडियो में कुछ और लेखांकन शब्दावलियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लेखांकन के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।